गुड इवनिंग। तो छत्तीसगढ़ की भौतिक संरचना, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की भौतिक संरचना हम लोग कल देख रहे थे ना। छत्तीसगढ़ की भौतिक संरचना की जो इससे पहले की क्लासेस है वो दो पार्ट में हम लोग किए थे। तो पहले हम बेसिक समझे थे कि छत्तीसगढ़ की भौतिक संरचना के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है, जो भी है हम लोग को 4 भागों में बांटे थे। ये सब चीज़ें तो आप सभी लोगों को मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से समझ में आ गई थी। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पूर्वी बुंदेलखंड के पठार और जशपुर सामनी पाठ प्रदेश के उपविभागों को पढ़ा था। उसके बारे में डिटेल स्टडी की थी कि पूर्वी बुंदेलखंड का पठार कैसा है, वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वहाँ पे कौन कौन से भौतिक उपविभाग हैं। वैसे ही हम लोगों ने जशपुर सामनी पाठ प्रदेश के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास दो चीज़ें हमको पढ़ने के लिए है। आज हम लोग जो सबसे बड़ा हमारा भौतिक प्रदेश है वो भौतिक प्रदेश है आपका महानदी बेसिन। क्या है? महानदी बेसिन। तो हम महानदी बेसिन के बारे में आज थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो महानदी बेसिन के बारे में आप लोग देखिएगा, ये ऐसा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका रहेगा। तो महानदी बेसिन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैं आप लोगों को बताया था कि महानदी बेसिन में कौन कौन से जिले शामिल हैं छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ पे पहले जिलों को अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये बिलासपुर संभाग है, ठीक है। ये दुर्ग संभाग है, ये रायपुर संभाग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि ये जो महानदी बेसिन है, ये जो छत्तीसगढ़ का बीचों बीच वाला भाग है, इसको हम बोलते हैं महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का क्षेत्रफल मैं आप लोगों को पहले की क्लास में बताया 68,064 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 68,064 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कितने जिले शामिल है? तो मैं आपको बताया कि पूरा बिलासपुर संभाग मतलब 6 जिले, रायपुर संभाग मतलब 5 जिले और दुर्ग संभाग मतलब 5 जिले। मतलब टोटल लोग है 5, 5, 10, 6, 16 में से आपको मैं आपको एक चीज़ बताया था कि ये राजनांदगांव जिले का जो दक्षिणी भाग है, ये मोहला मानपुर, ये आपका महानदी बेसिन का भाग ना होकर के नीचे दंडकारण्य के पठार का भाग है। ये कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था ना। तो आपको याद रखना है कि ये आपका जो राजनांदगांव जिले का मोहला मानपुर तहसील छोड़ के संपूर्ण दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग महानदी बेसिन के अंतर्गत शामिल है। महानदी बेसिन क्यों? क्योंकि यहाँ से महानदी बहती है और उसकी सहायक नदियाँ आगे से मिलती है, तो ये पूरा क्षेत्र बेसिन बनता है महानदी का। ये क्लियर हुआ। तो महानदी बेसिन के बारे में पढ़ने से पहले आप फिर से पहली क्लास में चलिए, जो भौतिक प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो पहली क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि छत्तीसगढ़ की भौतिक संरचना जो है वो कैसी है? कटोरे के टाइप है। किसके टाइप है? कटोरे के टाइप है। तो कटोरे के टाइप संरचना में हम ये पढ़े थे कि पूर्वी बुंदेलखंड का पठार मतलब ये ऊंचा क्षेत्र होगा, दंडकारण्य का पठार ये ऊंचा क्षेत्र होगा। पर ये महानदी बेसिन में दो टाइप की चीजें पाई जाएंगी। समझिए कि महानदी बेसिन का ये जो पूर्वी भाग है और ये जो पश्चिमी भाग है, ये भी ऊंचा होगा ना, और मध्य भाग कैसा होगा? दबा हुआ। तो महानदी बेसिन में बेसिकली समझना आप कि महानदी बेसिन मैदान नहीं है, पूरा मैदान नहीं है या पूरा पर्वत पठार नहीं है। तो महानदी बेसिन में दो टाइप की संरचनाएं पाई जाती है, जो ये दोनों तरफ के क्षेत्र हैं। ये जैसे आपका पेंड्रा से शुरू हुआ ये क्षेत्र और ये पूरा का पूरा कहाँ तक गया? ये आपका मोहला मानपुर तक। ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र पहाड़ी है और यहाँ ये धमतरी से शुरू होता है, धमतरी से लेके ये रायगढ़ वाले क्षेत्र तक। ये क्षेत्र भी ऊंचा क्षेत्र है, उठा हुआ क्षेत्र है। क्लियर है? तो महानदी बेसिन में समझिएगा कि बेसिकली दो टाइप के क्षेत्र पाए जा रहे हैं। ये दोनों किनारों में इधर ये पूर्वी किनारा और पश्चिमी किनारा, यहाँ उच्च भूमियां पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? उच्च भूमियां, हाईलैंड्स पाए जा रहे हैं। और ये जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला जो भाग है ये टोटल मैदान है। कैसा भाग है? टोटल मैदान है। ये आपको याद रखना है कि ये जो बीच वाला भाग है महानदी बेसिन का, ये क्या है? मैदान है। स्पष्ट है? तो महानदी बेसिन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जो बीच वाला भाग है इसको अपन नाम देते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या नाम देते हैं? छत्तीसगढ़ का मैदान। और ये जो दोनों किनारे वाले भाग हैं इनको अपन नाम देते हैं सीमांत उच्च भूमि। क्या नाम देते हैं? सीमांत उच्च भूमि, फ्रंटियर हाईलैंड्स। क्या नाम देते हैं? फ्रंटियर हाईलैंड्स। तो सीमांत उच्च भूमि। यहाँ पे ये क्लियर हुआ आपका। तो यहाँ पे महानदी बेसिन को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। ये बीच वाला भाग मैदानी भाग है और जबकि इसके दोनों किनारे वाले भाग ऊंचे क्षेत्र है, उच्च भूमियां हैं। तो ये सीमांत उच्च भूमि जो है, ये फिर से आप लोग देखिए कि सीमांत उच्च भूमि को फिर से दो भागों में बांटेंगे। इधर वाला भाग कहलाएगा पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। क्या कहलाएगा? पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि।
और उधर वाला जो भाग है वो कहलाएगा पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। क्या कहलाएगा? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। क्लियर हुआ? तो ये महानदी बेसिन का जो उपविभाजन है बड़ा सरल है, बड़ा मजेदार तरीके से इसको आप फ्लो चार्ट में भी समझ सकते हैं कि महानदी बेसिन है। महानदी बेसिन को दो भागों में बांटे। इसके बीचों बीच वाला भाग कहलाया छत्तीसगढ़ का मैदान। क्या कहलाया? छत्तीसगढ़ का मैदान। और इसके दोनों तरफ का क्षेत्र कहलाया सीमांत उच्च भूमि। सीमांत उच्च भूमि को दो भागों में बांटे, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि और पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। अब पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि में चलते हैं। ये आपका पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि में ये पेंड्रा है। क्या है? पेंड्रा। और ये मुंगेली जिले में पड़ता है लोरमी। क्या पड़ता है? लोरमी। ये वाला क्षेत्र आपका कहलाता है पेंड्रा लोरमी का पठार। क्या कहलाता है? पेंड्रा लोरमी का पठार। क्लियर है? अब ये मुंगेली जिले से ये शुरू हो जाता है कबीरधाम, राजनांदगांव, ये आपका ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपकी एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, पर्वत श्रेणी पड़ती है। इसको अपन बोलते हैं मैकल श्रेणी। क्या बोलते हैं? मैकल श्रेणी। तो जो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि है वो खुद 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। कितने स्ट्रक्चर से मिलकर बना है? 3। पहला वाला ऊपर वाला कहलाएगा पेंड्रा लोरमी का पठार, बीच वाला कहलाएगा मैकल श्रेणी। और यहाँ आपको याद रखना है कि दुर्ग से लेके राजनांदगांव के बीच में, यहाँ पे दुर्ग से लेके राजनांदगांव के बीच में यहाँ पे आपका एक उच्च भूमि पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। क्या बोलते हैं? दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आया कि जो ये वाला क्षेत्र है, जो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि है, ये 3 भागों से मिलकर बना है। ये पेंड्रा से लोरमी तक फैला पठार है जिसको अपन बोलते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार। उसके बाद मैकल श्रेणी शुरू हो जाती है। मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी है। कौन से पर्वत की श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी है। तो यहाँ पे याद रखना है सतपुड़ा की श्रेणी मैकल है। तो मैकल यहाँ से है और मैकल के नीचे यहाँ पे पड़ता है दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। तो 3 भागों से मिलकर ये आपका क्षेत्र बना है। आपका कौन कौन से 3 भाग है? ये दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, ये वाला भाग मैकल श्रेणी और ये वाला भाग पेंड्रा लोरमी का पठार। मैकल श्रेणी में यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कबीरधाम जिले में इसकी पड़ती है, जिसकी चोटी का नाम है बदरगढ़। क्या नाम है? बदरगढ़। तो मैकल श्रेणी की जो बदरगढ़ चोटी है वो पूरे पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी है जिसका क्षेत्रफल है 1176 मीटर। कितना है? 1176 मीटर। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में मैकल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बदरगढ़ चोटी है। पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बदरगढ़ है। यहाँ पे मैकल की जो सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़ है, 1176 मीटर। तो ये आपका समझ में आ गया पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। तो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि कितने भागों से मिलकर बना है? तो पहला है इसमें पेंड्रा लोरमी का पठार, दूसरा है इसमें मैकल श्रेणी या मैकल पर्वत बोलते हैं, और तीसरा है इसमें दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। क्या है? दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। ये आपका हो गया। और इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? बदरगढ़, 1176 मीटर। अब अपन आते हैं पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। किसमें आते हैं? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। यहां पे याद रखना है कि पूर्वी सीमांत उच्च भूमि भी सेम पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि के तरीके से 3 भागों से मिलकर बना है। ये जो ऊपर वाला भाग है इसको अपन बोलते हैं पत्थलगांव लैलूंगा का पठार। क्या बोलते हैं? पत्थलगांव लैलूंगा का पठार। ठीक है। फिर यहाँ से याद रखना है कि रायगढ़ में एक जगह छूटी हुई है, महानदी यहीं से बाहर निकलती है। यहाँ से आपका रायगढ़ और महासमुंद के बीच में एक पर्वत पड़ता है। इसको अपन नाम दिए शिशुपाल पर्वत। क्या नाम दिए? शिशुपाल पर्वत। और शिशुपाल पर्वत के बाद ये धमतरी से लेके महासमुंद तक, ये वाला जो भाग है धमतरी से लेके महासमुंद तक एक उच्च भूमि का विस्तार पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। क्या बोलते हैं? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। तो जैसा कि पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि 3 भागों से मिलकर बना था, कौन कौन से 3 भागों से मिलकर बना था? पेंड्रा लोरमी का पठार, मैकल श्रेणी, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। वैसा ही पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में 3 भागों से मिलकर बना है, पत्थलगांव लैलूंगा का पठार,
शिशुपाल पर्वत, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। इसमें आपको याद रखना है कि शिशुपाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धारी डोंगर। क्या नाम है? धारी डोंगर। ये 899 मीटर की ऊंचाई में है। कितनी ऊंची है? 899 मीटर ऊंची है। तो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपसे पूछा जाए तो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सी है? धारी डोंगर। ठीक है, यहीं पे आपका याद रखना है कि ये आपका गरियाबंद और महासमुंद के बीच पास में ये धमतरी महासमुंद उच्च भूमि में एक फुलझर पहाड़ी पाई जाती है। कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? फुलझर। फुलझर पहाड़ी, ये याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं पर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि देखिए छत्तीसगढ़ के मैदान को दो भागों में बांटे। दोनों साइड के क्षेत्र कहलाया सीमांत उच्च भूमि और बीच का क्षेत्र कहलाया छत्तीसगढ़ का मैदान। सीमांत उच्च भूमि को दो भागों में बांटे, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि और पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि। पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि तीन भागों से मिलकर बना है, पेंड्रा लोरमी का पठार, मैकल श्रेणी और दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। आपको याद रखना है कि जो पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। बदरगढ़ कौन से पर्वत में स्थित है? मैकल पर्वत में स्थित है। उसकी हाइट कितनी है? 1176 मीटर है। हमारे पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में पत्थलगांव लैलूंगा का पठार है, शिशुपाल पर्वत है और आपका धमतरी महासमुंद उच्च भूमि है। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि में फुलझर पहाड़ी पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपका धारी डोंगर। धारी डोंगर की हाइट है 899 मीटर और धारी डोंगर किस पर्वत की चोटी है? तो धारी डोंगर शिशुपाल पर्वत की चोटी है। ये आपको क्लियर हुआ, ये दोनों उच्च भूमि हो गए और ये बीच में आया छत्तीसगढ़ का मैदान। ये काफी आसान है। इसको छत्तीसगढ़ के मैदान को फिर हम चार भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? चार भागों में बांटते हैं। ये वाला जो मैदान है, ये बिलासपुर संभाग में जो मैदान पाया जाता है, इसको अपन बोलते हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। क्या बोलते हैं? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। चूंकि बिलासपुर से लेकर रायगढ़ तक फैला है, इसलिए अपन इस मैदान को क्या नाम दिए? बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ये बिलासपुर का जो कोरबा वाला हिस्सा है, इसको अपन बोलते हैं कोरबा बेसिन। क्या बोलते हैं? कोरबा बेसिन। रायगढ़ का ऊपर वाला हिस्सा है, इसको अपन बोलते हैं रायगढ़ बेसिन। क्या बोलते हैं? रायगढ़ बेसिन। तो रायगढ़ बेसिन, कोरबा बेसिन और बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ये तीन चीजें हुई। और ये जो बड़ा सा मैदान दिख रहा है, ये दो संभागों में फैला है। कितने संभागों में फैला है? दो संभागों में। इसको अपन बोलते हैं दुर्ग रायपुर का मैदान। क्या बोलते हैं? दुर्ग रायपुर का मैदान। यहां तक आप लोगों को स्पष्ट हुआ? तो आप ये देखेंगे कि हम पूरे छत्तीसगढ़ के मैदान को कैसे क्लासिफाइड किए। तो हम छत्तीसगढ़ के मैदान को दो भागों में बांटे, कैसे कैसे क्लासिफाई किए, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, कहाँ पे क्या है। ये इतना आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा? इतना सही है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये है छत्तीसगढ़ आपका महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का उप विभाजन हम कहते किए, ये सभी को स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो लास्ट भौतिक प्रदेश बच गया है, जो लास्ट भौतिक प्रदेश के बारे में हमको याद रखना है, वो कौन सा भौतिक प्रदेश है हमारे पास? दंडकारण्य का पठार। तो बाकी तीन भौतिक प्रदेशों के बारे में हम डिटेल अध्ययन कर लिए, डिटेल पढ़ाई कर लिए। यहाँ से आप क्वेश्चन बना के देखिएगा। आप अनसॉल्व्ड पेपर ले लीजिए सभी और अनसॉल्व्ड पेपर को आप क्वेश्चन वाइज सॉल्व करते जाइए। देखिए क्या है कि छत्तीसगढ़ की पढ़ाई ऐसी है, छत्तीसगढ़ क्या किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई ऐसी है जो आप अगर एक बार ईमानदारी से कर देंगे तो आपके लिए वो आजीवन वो विषय तैयार हो जाता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा विषय है, आप जैसा छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ को इस तरीके से पढ़िए कि कोई आपसे पूछा कि मेरे को ये समझा दो तो आप समझा सकें। और मेरे को लगता है कि आप लोग उस लायक तैयार हो गए हैं कि अभी तक के जितनी भी भौतिक संरचना हम पढ़े आप उसमें समझा सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि अपन अगला जो हमारा वो है वो क्या है? दंडकारण्य का पठार। क्या है? दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो दंडकारण्य का पठार हमारा अगला भौतिक प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 39,060 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 39,060 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये कांकेर है, ये नारायणपुर है, ये बीजापुर है, ये कोंडागांव है, ये आपका बस्तर है, ये दंतेवाड़ा है, ये सुकमा है। और यहाँ पे आपका मोहला मानपुर, कौन सी तहसील बोल रहा था मैं? मोहला मानपुर, राजनांदगांव जिले की। तो ये आपका सब मिलके क्या बनाता है? आपका यहाँ मोहला मानपुर और ये पूरा का पूरा बस्तर संभाग मिलकर आपको क्या बनाता है? दंडकारण्य का पठार। क्या कहलाता है? दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार का क्षेत्रफल कितना है? 39,060। तो दंडकारण्य को भी हम वैसे ही कुछ भागों में बांटेंगे। ठीक है, कौन कौन से भागों में बांटेंगे ये देखेंगे। ये राजनांदगांव का जो हिस्सा है और ये कांकेर का हिस्सा है, यहाँ से एक नदी बहती, कोटरी नदी। कौन सी नदी बहती है? कोटरी नदी। तो इस क्षेत्र को अपन बोलते हैं कोटरी बेसिन। क्या बोलते हैं? कोटरी बेसिन। तो आपके दंडकारण्य के पठार को हम कई भागों में बांटे हैं, जिसमें पहला क्षेत्र कहलाता है कोटरी बेसिन। क्या कहलाता है? कोटरी बेसिन।
दूसरा यहाँ पे जो पूरा बाकी क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है बाकी, ये वाला जो भाग है, इसको अपन बोलते हैं बस्तर का पठार। क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार। ठीक है, ये जो बीजापुर का और सुकमा का दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला, ये मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र आपका कहलाया बस्तर का पठार। ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाया बस्तर का मैदान। क्या कहलाया? बस्तर का मैदान। ठीक है, तो यहां पे हो गया बस्तर का मैदान। जो नारायणपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो नारायणपुर वाला क्षेत्र है, एक पहाड़ी पाई जाती है, काफ़ी फेमस नाम है, आप लोगों को शायद पता हो। यहाँ पे एक पहाड़ी पाई जाती है, इस पहाड़ी को अपन नाम दिए हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी इतिहास और भूगोल और सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य हमको पढ़ना पड़ता है, आगे पढ़ेंगे, पर अभी इस पहाड़ी का नाम बस याद रखिए, अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो हमारा जो चौथा पार्ट हो गया दंडकारण्य के पठार का, उसका नाम है अबूझमाड़ की पहाड़ी। क्या नाम है? अबूझमाड़ की पहाड़ी। दंतेवाड़ा में एक फेमस पहाड़ी है, लॉ के लिए अपने प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी का नाम क्या है? बैलाडीला की पहाड़ी। क्या नाम है? बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बेसिकली दंडकारण्य के पठार को कितने हिस्से में बांटे हैं? तो अभी तक 5 हिस्से हो गए। कौन कौन से हो गए? कोटरी बेसिन, बस्तर का पठार, बस्तर का मैदान, अबूझमाड़ की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, और ये बीजापुर के लास्ट वाले महाराष्ट्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बीजापुर के बॉर्डर में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है अलबाका पहाड़ी। क्या पहाड़ी नाम है? अलबाका पहाड़ी। तो ये भी दंडकारण्य के पठार का हिस्सा हम मानते हैं, तो अलबाका की पहाड़ी। तो एक पहाड़ी और याद रखिएगा, अलबाका की पहाड़ी। क्लियर है? तो दंडकारण्य के पठार को हम 6 भागों में बांट दिए। एक भाग को बोले कोटरी बेसिन, कोटरी बेसिन यहाँ पे है। दूसरे भाग को बोले पूरा बस्तर का पठार, तीसरे भाग को बोले बस्तर का मैदान। 3 पहाड़ियाँ यहाँ पे, अबूझमाड़ की पहाड़ी है, बैलाडीला की पहाड़ी है और अलबाका की पहाड़ियाँ है। यहाँ पे क्लियर हुआ आपको? तो इतने भागों में बांटे। यहाँ पे याद रखना है कि इन सभी में जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है नंदीराज। क्या है? नंदीराज। तो आपके दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज। इसकी हाइट है 1210 मीटर, जो बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है। कौन सी पहाड़ी में स्थित है? बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पे आपके चारों भौतिक प्रदेशों का जो डिटेल हमको पता होना चाहिए। कुछ पहाड़ियाँ और हैं, जैसे आपको याद होना, अभी क्या है कि पहाड़ियों को पूछा है कई बार, ऐसे अलबका की पहाड़ी कहाँ है, तो आपका सीता लेखनी की पहाड़ी के बारे में बताया। जो फेमस पहाड़ियाँ है रामगढ़, देवगढ़ और आपका मैनपाट और जो आपका मैकल, जो आपका धारी डोंगर, जो आपका शिशुपाल, ये पहाड़ियाँ तो हमको पता रहती, पर कुछ कुछ जैसे सीता लेखनी की पहाड़ी है, जो आपका अलबका की पहाड़ी है। इसके अलावा एक पहाड़ी है गढ़िया पहाड़। क्या है? गढ़िया पहाड़। तो गढ़िया पहाड़ आपका है कांकेर में। कहाँ है? कांकेर में। आप जानते होंगे डोंगरगढ़ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? डोंगरगढ़ की पहाड़ी है। तो डोंगरगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? राजनांदगांव में है। एक पहाड़ी आपको याद रखना है दल्हा पहाड़। क्या याद रखना है? दल्हा पहाड़। दल्हा पहाड़ है आपका जांजगीर में। कहाँ है? जांजगीर चांपा जिले में दल्हा पहाड़। क्लियर है? और एक पहाड़ी है आपका कुर्धर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? कुर्धर की पहाड़ी। ये आपका बिलासपुर जिले में, किसमें है? बिलासपुर जिले में है। एक है आपका सिहावल पर्वत। कौन सा पर्वत है? सिहावल। तो सिहावल है आपका मुंगेली में, मतलब लोरमी में है, मुंगेली जिले में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कुछ कुछ पर्वतों को, पहाड़ियों को याद रखना है जो आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि जितने भी छत्तीसगढ़ की भौतिक संरचना को हम पढ़े, जितने भी प्राकृतिक संरचना को पढ़े, जब आपको पता है कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे मैदान है, तो आपको ये पता चल जाएगा कहाँ पे जंगल होगा, कहाँ पे नहीं होगा। आपको ये पता चल जाएगा कहाँ पे कृषि होगी, कहाँ पे नहीं होगा। आपको ये पता चल जाएगा कहाँ से नदी निकलेगी और किस दिशा में बहेगी। आपको ये पता चल जाएगा कहाँ पे खनिज हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा कि कहाँ पे जलवायु कैसी है, वो आपको मतलब ये अगर पूरा भौतिक प्रदेश और भौतिक संरचना आप जान गए तो इससे संबंधित है सभी जो भी हमारे टॉपिक होंगे अगले छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के। तो अभी तक की जो क्लास थी, जो 4-5 क्लासेस अभी तक हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है छत्तीसगढ़ की। क्वेश्चन यहाँ से भले कमाए, लेकिन जो आगे के टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो जब आप ये समझे रहेंगे तभी उनको बना पाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।